हेलो दोस्तों, मैं हूं एल आर सोलंकी। वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आज आपके सामने नर्वस सिस्टम पार्ट 2 लेके आए हो। पार्ट 1 पहले अपन अपलोड कर चुके हैं, तो पार्ट 2 की तरफ डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स, स्टडी नोट्स और CSO स्टडी मटेरियल्स नोट्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। कोई भी पर्सन इंटरेस्ट हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट मैसेज कि अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है और आप कमेंट जरूर करना है, लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ये हमको क्या कमेंट्स, आपका लाइक्स और आपके शेयर हमको एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम और इससे बेटर वीडियो लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रोंका एरिया इज इन। जो ब्रोंका एरिया रहता है वो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पैराइटल लोब्स, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटल लोब और ऑप्शन डी है टेम्पोरल लोब। जो दोस्तों, जो आपका फ्रंटल एरिया है, ठीक है, फ्रंटल एरिया के अंदर आपके ब्रोंका एरिया रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बी बोलो तो ब्रोंका और एफ मतलब फ्रंटल। तो ब्रोंका एरिया कहाँ पे रहता है? फ्रंटल लोब में। इसके अलावा अपन दोस्तों एक बहुत गजब का इमेज है, ठीक है, इस इमेज के माध्यम से थोड़ा और अपन बेटर समझने की ट्राई करेंगे। जो ब्रोंका एरिया है, ब्रोंका एरिया में आपको दो चीज याद रखनी है एग्जाम पर्पज से। दो चीज क्या याद रखनी है कि आपका जो फ्रंटल लोब में क्या रहता है, एक तो ब्रोंका एरिया रहता है, फ्रंटल लोब के अंदर ब्रोंका एरिया रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्रंटल लोब में क्या रहता है? मोटर एरिया कहाँ पे रहता है? आपके फ्रंटल लोब में। मोटर एरिया, फ्रंटल लोब, ब्रोंका एरिया, फ्रंटल लोब। इसके अलावा अपन बात करते हैं ऑडिटरी, ठीक है। जो ऑडिटरी एरिया है, ठीक है, ये ऑडिटरी एरिया, इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का नाम है टेम्पोरल रीजन। कौन सा है? टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया रहता है। इसके अलावा अपन ऐसा भी बोलते हैं, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया के अलावा जो ऑल्फैक्टरी एरिया रहता है वो भी टेम्पोरल लोब में रहता है। ऑल्फैक्टरी एरिया, टेम्पोरल लोब, ऑडिटरी एरिया, टेम्पोरल लोब, मतलब हियरिंग के लिए कहाँ पे? टेम्पोरल लोब। इसके अलावा अपन बात करते हैं विजुअल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विजुअल एरिया कहाँ पे रहता है? वो रहता है, ये पीछे वाला पोर्शन कौन सा है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के अंदर विजुअल एरिया होता है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, जो आपका जो मतलब जो सूंघने की क्षमता है, घ्राण शक्तियाँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं गेस्टोटरी, वो कहाँ पे रहता है? वो रहते हैं पैराइटल लोब में। कहाँ रहता है? पैराइटल लोब में। तो दोस्तों, ये मेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विद इन द वर्टिब्रल कैनाल इज कॉल्ड। जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है वर्टिब्रल कैनाल में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड किस में रहता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। इसके रिलेवेंट कुछ अपन पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर डायग्राम देख लीजिए कि आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? वो होता है ब्रेन स्टेम से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के से शुरू होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, मतलब खोखला पोर्शन रहता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। इसके अलावा अपन दोस्तों जो बात करते हैं इसकी स्पाइनल कॉर्ड के रिलेवेंट, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना रहता है? 40 से 50 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 40 से 50 सेंटीमीटर। लेकिन कई बार एग्जाम में वन लाइन में पूछे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 45 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल नर्व कितना रहता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइनल नर्व कितना रहता है? वो रहता है 31 स्क्वायर। इसके अलावा बात करें क्रेनियल नर्व कितना रहता है? 12 पेयर। और जो क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रेन स्टेम से। कहाँ से होता है? ब्रेन स्टेम से। तो दोस्तों, ये जो मेजर थिंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ, स्पाइनल नर्व कितना, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोज ऑफ द अर्प पाल्सी। अर्प पाल्सी का कोज क्या है? ऑप्शन ए C1 C2 इंजरी, ऑप्शन बी T10 T12 इंजरी, ऑप्शन सी C5 C6 इंजरी, ऑप्शन डी L1 L2 इंजरी। राइट आंसर देखो दोस्तों, जो C5 और C1 की जो इंजरी है उसकी वजह से क्या रहता है? अर्प पाल्सी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अर्प पाल्सी दोस्तों क्यों होती है, क्या कैसे होती है? जनरली अपन देखा जाए तो 8 बर्थ जो आपके शोल्डर डिस्ट्रोसिया के कारण अर्प पाल्सी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसका कोज क्या रहता है दोस्तों? जो आपका जब ब्रेंकियल फ्लेक्सस है ड्यूरिंग बर्थ, वो क्या उसमें इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से अर्प पाल्सी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्प पाल्सी का दूसरा नाम क्या है? वो है वाटर टिप पोजिशन या अर्प पैरालिसिस।
अर् पाल्सी का दूसरा नाम क्या है, वाटर टिप पोजीशन या अर् पैरालिसिस भी बोलते हैं। अपन दोस्तों थोड़ा इसको और अपन इसको अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देखो डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो ये C4, C5 और C6 की जो इंजरी है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका नर्व रूट डैमेज रहता है C5 का C6, उसकी वजह से आपका अर् पाल्सी होता है। सिम्टम्स मोस्ट कॉमन रहता है, जो इसकी डिफॉर्मिटी रहती है, कौन सी डिफॉर्मिटी रहती है, वाटर टिप डिफॉर्मिटी कहाँ पर रहती है, ब्रेस्ट में। इसके अलावा अपर आर्म का रेडनेस, ठीक है, मसल डिस्ट्रोफी, और जो फॉरवर्ड रोटेट शोल्डर, देखो दोस्तों शोल्डर जो है वो शोल्डर क्या हो गया, पूरा रोटेट हो गया, की वजह से इसका जो ब्रेंकियल फ्लेक्सस डैमेज हो चुका है, इंजरी हो सकती है, हो रखा है। और कब, ड्यूरिंग बर्थ शोल्डर डिस्टोसिया। इसके अलावा दोस्तों एक बैक साइड में भी एक सिम्टम्स आता है, कई बार पूछा था वॉन्डर सिंड्रोम, तो ये वॉन्डर सिंड्रोम है। वॉन्डर सिंड्रोम में क्या रहता है कि पटोसिस और जो पीपल्स रहती है वो स्पॉन्स रहता है। पटोसिस क्या रहता है, जो आपके आइलेट्स है, ठीक है, ये आइलेट्स क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पटोसिस। और पटोसिस मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम्स इन माइस्थीसिया ग्रेविस। माइस्थीसिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम्स है पटोसिस। तो दोस्तों ये बड़ा ये है और आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों देखो, इसमें देखो आपका, ठीक है, ये आपके वाटर टिप रिस्ट देखा, और ये पे क्या, क्ला लाइक हैंड, क्या है, क्ला लाइक हैंड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी आने की संभावना है किसी भी एग्जाम में। दोनों में डिफरेंस देखो दोस्तों, ये अर् पाल्सी और ये क्या है, क्लुम्बेक पाल्सी। अर् पाल्सी में क्या होता है, वाटर टिप डिफॉर्मिटी ऑफ रिस्ट, और इसमें क्या रहता है, क्ला लाइक हैंड्स, हैंड्स कैसा रहता है, क्ला लाइक हैंड्स। इसके अलावा जो लिम्स की जो एट्रोफी रहती है, ठीक है, इसमें क्या रहती है, सीवियर होती है, इसमें क्या रहती है, जो सीवियर लिम्ब एट्रोफी। अब ध्यान से समझना, C5 C6 का इंजरी है तो क्या होता है, अर् पाल्सी। C8 T1 का इंजरी है, वो क्या रहता है, क्लम्बेक पाल्सी। दोनों में ये डिफरेंस है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई C5 C6 इंजरी की वजह से क्या होता है, C8 T1 की इंजरी से क्या होता है। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, इसमें से सब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए डोपामिन होता है, ऑप्शन बी GABA, सीरोटिन और ट्रोपोनिन। देखो दोस्तों ऑलमोस्ट आपने चारों का नाम सुना है। तो सीरोटिनिन किसमें, जो मेनिया है और डिप्रेशन में सीरोटिन लेवल कम रहता है, और मेनिया में क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो यह न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन कार्डियल मार्कर रहता है, ठीक है, कार्डियल मार्कर रहता है। तो ये ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, गाबा, डोपामिन, सीरोटिन आर न्यूरोट्रांसमीटर, बट ट्रोपोनिन आर द बायोमार्कर इन डायग्नोसिस इन MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के डायग्नोसिस के लिए बायोमार्कर है। अब दोस्तों कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को मैंने ऐसे थोड़ा समझाया है, कौन कौन, मोस्ट ऑफ आपको इससे ज़्यादा नहीं सीखना, तो ये जरूर सीखना है कि कौन कौन से रहता है। तो एड्रेनलिन, गाबा, नॉर एड्रेनलिन, एसिटिलकोलिन, डोपामिन, ग्लूटामेट, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये क्या है, आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर, आपकी बॉडी के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज ए लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, एक लार्जेस्ट नर्व होता है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सा है, ऑप्शन ए फीमोरल नर्व, ऑप्शन बी साइटिक नर्व, ऑप्शन सी पुडेंटल नर्व, और ऑप्शन डी थोरासिक नर्व। तो राइट आंसर क्या है, जो बॉडी का जो सबसे बड़ा नर्व है वो है साइटिक नर्व। राइट आंसर क्या है, बी। राइट आंसर क्या है, बी। अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो साइटिक नर्व है वो क्या है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व इन बॉडी। बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा है, साइटिक नर्व। देखो दोस्तों, जो रिस्ट ड्रॉप्स क्या रहता है, जो रेडियल नर्व्स में अगर इंजरी रहती है उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होने का पॉसिबिलिटी रहती है। और क्यों रहता है, जब आपके डेल्टोइड मसल्स में भी IM इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं, वो प्रॉपरली अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, उसके वजह से रेडियल नर्व में इंजरी होती है, उस रिस्ट ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो दोस्तों, साइटिका, आपने कई बार सुना होगा साइटिका, जो साइटिक्स नर्व होते हैं, ठीक है, साइटिक्स नर्व, देखो ये साइटिक्स नर्व है, ये साइटिक्स नर्व में क्या रहता है कि जो पेन रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटिका पेन। कई बार आपने नाम सुना होगा। एरिया ऑफ पेन, ये जो रेडनेस है ये एरिया ऑफ पेन है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटिका नर्व सबसे बड़ी नर्व है, लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट, ये सब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एफेजिया रेपर 2, ऑप्शन इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी इनएबिलिटी टू स्पीक,
ऑप्शन सी लाउड स्पेस और ऑप्शन डी हाई फ्रीज स्पीड। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आंसर जरूर दीजिए ताकि हमको पता लगे कि आप इतने लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर्निंग साइन ए स्ट्रेकिंग फीचर ऑफ ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी न्यूराइटिस और ऑप्शन डी डेंटाइटिस। देखो दोस्तों, जो कर्निंग साइन किसका फीचर है वो है मेनिंजाइटिस का, ठीक है। मेनिंजाइटिस के जो इंपॉर्टेंट साइन है वो कर्निंग साइन, ब्रुजुकी साइन, इसके अलावा नगल रिग्रेडिया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका नेक है, नेक का स्टिफनेस, ये इसके इंपॉर्टेंट साइंस है। इसके अलावा दोस्तों जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस पर्पज के लिए जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो क्या है, CSF। CSF को किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है LP, ठीक है, लंबर पंचर के थ्रू CSF को निकाला जाता है। अभी अपन थोड़ा इसका थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि जो कर्निंग टेस्ट या जो कर्निंग साइन और ब्रुजुकी साइन होते क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। देखो दोस्तों, जो कर्निंग साइंस क्या रहता है, जो एब्डोमन और थाई के बीच में, एब्डोमन और थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के बाद में इस पेशेंट को जो लेग है अपवर्ड में एक्सटेंड किया जाता है, लेग को अपवर्ड में एक्सटेंड किया जाता है। ये सब किस में होता है, सुपाइन पोजीशन में। जब लेग को अपवर्ड में एक्सटेंड किया जाता है उसकी वजह से क्या रहता है, उसको पेन और स्पाज्म रहता है। स्पाज्म किस में रहता है, उसको हेमिस्ट्रिक मसल्स में पेन और स्पाज्म अगर होता है, मतलब उसका कर्निंग साइन क्या है, पॉजिटिव। अपन बात करते हैं ब्रुजुकी साइन में। ब्रुजुकी साइन बिल्कुल एकदम सिंपली आपको मैं बताऊंगा कि हेड है, हेड को उठा दिया, फिर इसको फ्लेक्स, नेक को फ्लेक्स किया। जैसे ही अगर ये फ्लेक्स करेगी उसकी वजह से इसके जो पैर है, ये पैर भी उठ जाएगा साथ साथ में, मतलब पैर एक्सटेंड नहीं रख पाता है। इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रुजुकी साइन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इजी है कि जो आपका हेड है, हेड को उठाएगा, हेड उठाए तो साथ साथ में पैर भी थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रुजुकी साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Mr. Sunita, 18 years old student, is admitted to the ward with diagnosis of epilepsy. He tells the nurse that he is experiencing generalized tingling sensation and smell of the roses. These complaints indicate option A acute neuritis, option B acute cerebrovascular accident, option C an aura और ऑप्शन डी है an olfactory hallucination। देखो दोस्तों कि ओरा क्या रहता है, एपिलेप्सी आती है, एपिलेप्सी आने से पहले उसको कुछ वार्निंग साइन मिल जाता है कि अभी मुझे एपिलेप्सी आ सकती है, उस कंडीशन को क्या बोल जाएगा, ओरा। जो टिंगलिंग सेंसेशन और स्मेल ऑफ रोजेज, ये क्या है, उसके ओरा की कंडीशन, क्या है, ओरा की कंडीशन। देखो ओरा में सिग्नल दैट फीड्स आर अप्रोचिंग लाइक द इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, हेलुसिनेशन, स्मेल ऑफ रोजेज और टिंगलिंग सेंसेशन, ये क्या है, उसके ओरा के सिम्टम्स है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फिट्स आने के पहले सिग्नल। मास्क लाइक फेज इज रिलेटेड टू विच डिजीज, जो मास्क लाइक फेज है वो कौन सी डिजीज में होता है, ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन सी पार्किंसन डिजीज और ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। जो मास्क लाइक फेज है वो किस में मिलता है, वो है पार्किंसन डिजीज। राइट आंसर क्या है, सी, मास्क लाइक फेज पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा दोस्तों अपन पार्किंसन डिजीज के रिलेटेड आपको 3 चीज़ याद करनी है कि इसके कार्डियल साइंस मिलते हैं। पार्किंसन में क्या मिलते हैं, कार्डियल साइंस या क्लासिकल फीचर ऑफ द पार्किंसन डिजीज। 3 कार्डियक साइन या क्लासिकल साइन मिलते हैं, ठीक है। पहला है ट्रेमर। ट्रेमर कहाँ पे है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिन रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हेड, अर्ली साइन ट्रेमर, या पिल रोलिंग मूवमेंट या पिल रोलिंग ट्रेमर किस में पाया जाता है, वो रहेगा पार्किंसन। इसके अलावा रिग्निडिटी, स्टिफनेस और ब्रेकिंसिया, एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट, ये तीनों किसके क्लासिकल साइंस हैं, वो है पार्किंसन डिजीज के। इसके अलावा दोस्तों जो उसकी हैंड राइटिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, सॉरी छोटी हो जाती है और स्लो हो जाती है। ये भी क्या है, इसका पार्किंसन डिजीज का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि इसको जिसका फेस क्या रहता है, एडवांस स्टेज में मास्क लाइक फेज रहता है। और मास्क लाइक फेज में देखो दोस्तों, इस इमेज को आपको अच्छे से देखना है। इसको आपको जो मोबिलिटी है, थोड़ा मोबिलिटी की तरफ मुँह कीजिए, थोड़ा देखिए, और स्टेज, ये क्या है, इसका मास्क लाइक फेज। इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जो बेल पाल्सी है किसकी इंजरी से होती है, ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ट्रोकियल नर्व और हाइपोग्लिसमिक नर्व। देखो दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था BF। एक तो क्या ब्रोंका एरिया इन फ्रंटल लोब,
और बेल पाल्सी इन द फेशियल नर्व। बेल पाल्सी किसकी वजह से होती है? फेशियल नर्व की वजह से। देखो दोस्तों इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इस पिक को देखने के बाद आपको थोड़ा पता लग जाएगा। ये सपोज फेशियल नर्व है, इसकी वजह से जो माउथ है, माउथ क्या हो जाता है? ड्रोलिंग हो जाता है। इसके अलावा जो उसके आईलेट्स है, ठीक है, आईलेट्स क्या रहती है? इनएबिलिटी, मतलब उसको क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है, आईलेट्स को क्लोज नहीं कर पाता है। ये क्या है? इसके फेशियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है। बेल पाल्सी इज आल्सो नोन एज फेशियल पाल्सी, और कोज किसकी वजह से? सेवन क्रैनियल नर्व, फेशियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीसिया ग्रेविसिस। माइस्थीसिया ग्रेविसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी न्यूस्टिगमेंट और ऑप्शन डी मॉर्फिन। जो आपको मैंने पहले भी बताया था, माइस्थीसिया ग्रेविसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? न्यूस्टिगमेंट। इसके अलावा जो माइस्थीसिया ग्रेविसिस के मैंने इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताई थी, वो क्या है? इसका अर्ली साइंस क्या है? अर्ली साइंस है पोटोसिस, ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? न्यूस्टिगमेंट। और जो ड्रग यूज की जाती है इसको क्या बोलते हैं? माइस्थीसिया, या ऐसे भी बोल सकते हैं माइस्थीसिया ग्रेविसिस के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसको एंटी माइस्थेटिक या एंटी कोलिनेर्जिक ड्रग बोलते हैं। और इसमें होता है कि कौन सा ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइस्थीसिया ग्रेविसिस की वजह से कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अफेक्ट रहता है या उसका लेवल नीचे होता है? वो है एसेटिकोलिन। क्या है? एसेटिकोलिन। मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स क्या है? पोटोसिस। पोटोसिस को थोड़ा देख लो, ये नॉर्मल आए, ये है पोटोसिस। इसमें देखो जो आईलेट्स है ये थोड़ा क्या नीचे हो रहा है, ये इसको थोड़ा देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि जो ड्रॉप्सी आईलेट्स। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन अर्ली साइन और सिम्टम्स ऑफ रेज आईसीपी इन चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इंक्रीज वोमिटिंग, ऑप्शन बी बल्गिंग एंट्रीफॉन्टानल, ऑप्शन सी इंक्रीज हेड सर्कम्फरेंस और ऑप्शन डी कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो दोस्तों जो अर्ली सिम्टम्स है बच्चों में आईसीपी बढ़ने का, जो मोस्ट कॉमन कौन सा है? इंक्रीज वोमिटिंग। इसके अलावा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए। अपन थोड़ा इसका रेशनल की तरफ मूव करते हैं। तो देखो दोस्तों जो अर्ली साइंस है, अर्ली साइन में जो आपको याद क्या करना है? याद करना है वोमिटिंग का। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन है अल्टर एलओसी, अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियस, इसको आपको याद करना है। लेट साइन में कुचिंग ट्राइड पूछा जाता है। कुचिंग ट्राइड के अंदर क्या आता है? ब्रेडिप्निया, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो जब आईसीपी बढ़ा हुआ होता है उस कंडीशन में लंबर पंचर को अवॉइड किया जाता है। उस कंडीशन में लंबर पंचर को अवॉइड किया जाता है। और दोस्तों इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? ऑस्मोटिक डायरेटिक दिया जाता है पेशेंट को, मैनिटोल आईवी, और हमेशा इसमें हेड को एलिवेट करके या सेमी फॉलस पोजीशन देनी चाहिए। ट्रेलबेड पोजीशन कभी नहीं देना चाहिए जब आईसीपी बढ़ा हुआ हो। इसके अलावा नॉर्मल आईसीपी लेवल कितना रहता है? 5 to 15 mmHg, और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना रहता है? 70 से 100 mmHg। इसके अलावा बात करते हैं दोस्त कोचिंग ट्राइड में जो दे रखा है इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, और इसमें दे रखा है वाइडेड पल्स प्रेशर। इसके अलावा भी इसमें 2 सिम्टम्स और ऐड करेंगे, वो है ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिप्निया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट कम हो जाएगा, और ब्रेडिप्निया में रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा। तीनों को कंबाइंड मिलके क्या उसको बोलते हैं? कोचिंग ट्राइड। ये दोस्तों दोनों से एक ही है। एक कैसे है? जब सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो पल्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें दोनों को अलग नहीं समझना है। कोचिंग ट्राइड के अंदर 3 थिंग्स आती हैं, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, सेकेंड थिंग्स ब्रेडिकार्डिया, थर्ड थिंग्स ब्रेडिप्निया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोगरल टर्निंग मेथड यूज्ड। ऑप्शन ए लंग एब्सिस, ऑप्शन बी सीसीवी, ऑप्शन सी स्पाइनल इंजरी और ऑप्शन डी एपिलेप्सी। जो लोगरल टर्निंग मेथड यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? स्पाइनल इंजरी के लिए। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर। देखो दोस्तों जो ब्रेन ट्यूमर है उसका मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए सेरिब्रो एंजियोमा, ऑप्शन बी ग्लियोमा, ऑप्शन सी मेनियोमा और ऑप्शन डी विल्स ट्यूमर। विल्स ट्यूमर क्या है? ये जो किडनी के रिलेटेड है और बच्चों में मोस्ट कॉमन रहते हैं। अपन बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर में जो मोस्ट कॉमन है वो है ग्लियोमा। राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या है? बी। देखो ए ट्यूमर कंपोज ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर। कौन सा है? ग्लियोमा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लीडिंग रिस्क फैक्टर ऑफ द हेमरेजिक स्ट्रोक, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो ऑप्शन ए CAD, ऑप्शन बी एंथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी एनेरिज्मा। जो दोस्तों जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक की कंडीशन में जो मोस्ट लीडिंग रिस्क फैक्टर है वो क्या है, हाइपरटेंशन। मतलब जिसका बीपी ज़्यादा होगा उसको हेमरेजिक शॉक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका रेशनल बहुत अच्छे इमेज के साथ अपन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप इन इमेज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के स्ट्रोक रहते हैं, एक थ्रोम्बस की वजह से, दूसरा रप्चर ऑफ वेसल्स की वजह से। जब थ्रोम्बस होगा तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इंसीमिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, एनोक्सिया की कंडीशन आएगी और आगे जाके इंसेमिक भाग हो जाएगा, इसलिए इसको बोल क्या बोलते हैं, इंसेमिक स्ट्रोक। सेकंड थिंग्स हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए, उसकी वजह से ब्लड बाहर आ गया, मतलब हेमरेज हो गया, उसकी वजह से स्ट्रोक आ जाएगा। अब अपन थोड़ा इस इमेज को थोड़ा अगर ढंग से देखो, इसको देखो, इसको देखने के बाद इसको देखना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो इसको देखने पर आपको पता लग जाएगा कि जब ये क्लोट जम गया, थ्रोम्बस बन गया, इसकी वजह से ये भाग पूरा क्या हो गया, डेड हो गया, इंसेमिया होकर डेड हो गया। और ये भाग इसमें क्या, जो ये जो ब्लड है ना, ब्लड ब्रेन के टिश्यू में आ गया, मतलब वेसल्स ब्लड की वजह से लीकेज हो गई। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद में दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं। बेड सेल्स कहाँ पे फाउंड होती है, लास्ट क्लास में मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा है कि जो बेड सेल्स है, क्या है बेड सेल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लॉन्गेस्ट ये न्यूरॉन्स रहते हैं। और कहाँ पे रहता है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में रहता है, उसकी 5 लेयर में रहते हैं, 5th लेयर में, ठीक है। इसके बाद में अपन दोस्तों इसका थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, सेरिब्रम। इसके अलावा कोल्ड कैलोरी टेस्ट किस में किया जाता है, जो ब्रेन स्टेम के फंक्शन और वेस्टिबुलर पोर्शन, जो 8 क्रेनियल नर्व होती हैं जो ईयर्स में जाती हैं, उनके फंक्शन के असेसमेंट के लिए कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा क्रेनियल रेव के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। लास्ट क्लास में वीडियो में शायद मैंने उल्टा बताया था, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की जगह लार्जेस्ट बता दिया था, सो सॉरी। और अपने नोट्स में आप उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, वेगस नर्व। शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ओल्फैक्टरी। लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल, स्मॉलेस्ट ट्रोक्युलम। ये अपने नोट्स में लिख दीजिए। वापस बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस नर्व रहती है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल रहती है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे लंबी, लेंथ में लंबी। साइज में मतलब क्या होता है, इसके आसपास की जो ब्रांचेस को भी गिना जाता है, मतलब साइज किसका बड़ा है, तो साइज किसका बड़ा है, ट्राइजेमिनल का। लेंथ किसका बड़ा है, वेगस नर्व का। इसके अलावा ब्रेन्स के कुछ डिफरेंट एरिया हैं जहाँ पे ब्रेन्स के कुछ सेंटर्स रहते हैं। जस्ट लाइक विजुअल एरिया कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल में। विजुअल एरिया कहाँ पे रहता है, ऑक्सीपिटल लोब में। ऑडिटरी एरिया जो आपको हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है वो कहाँ रहता है, टेम्पोरल लोब में। ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ पे रहता है, टेम्पोरल लोब में। गैस्ट्रो एरिया पैराइटल लोब में। मोटर एरिया फ्रंटल लोब। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, जो ब्रोंका एरिया है वो कहाँ पे रहता है, फ्रंटल लोब में रहता है। फ्रंटल लोब के कौन से हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रोंका एरिया कहाँ पे रहता है, फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में जो स्पेस वाला एरिया कहाँ पे रहता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में। इसके अलावा दोस्तों अपन इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब पे सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। और दोस्तों ऑल सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स और CSO स्टडी मटेरियल्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हमको एक नया मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो के लिए। सो दोस्तों प्लीज़ मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और इस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया उसका जवाब जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।